हाँ, इस एपिसोड में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि बेड सोर या बिस्तरी घाव से कैसे बचा जा सकता है, कैसे इसको रोका जा सकता है। इससे बचने के तमाम उपाय आज के एपिसोड में बताए गए हैं, जिनकी संख्या लगभग 16 बताई जा रही है। यदि इन बिंदुओं पर आप ध्यान देते हैं तो बेड सोर से स्वयं भी बच सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर दूसरों को भी बता करके उनको राहत प्रदान कर सकते हैं। तो आइए हम देखें कि बेड सोर या बिस्तरी घाव पार्ट 2 में ये जो रोकथाम के उपाय बताए गए हैं वो क्या क्या हैं, कैसे हैं, क्या क्या हमें करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो इन तमाम बिंदुओं पर हम आपके साथ आज चर्चा करना चाहेंगे। जैसा कि बेड सोर या बिस्तरी घाव पार्ट 1 में इसके इंट्रोडक्शन, कारण और निवारण यानी ट्रीटमेंट, उसके लक्षण, उसके फेजेज, इन तमाम बिंदुओं पर काफी डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। अब आज के एपिसोड में हम इससे बचने के उपाय या रोकथाम के उपाय के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। तो आइए, जो इसमें सबसे पहला बिंदु बताया गया वो है रोगी का बिस्तर साफ, स्वच्छ एवं सिकुड़न रहित होना चाहिए। यानी जिस बेड पर रोगी को हमें रखना है वो बिस्तर कैसा होना चाहिए, वो काफी नीट एंड क्लीन होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, उसकी धुलाई सफाई अच्छी तरीके से करनी चाहिए और बेड में कोई सिकुड़न नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, तना हुआ बेड होना चाहिए। तो सबसे पहला उपाय तो हमें यही करना होगा कि रोगी का जो बिस्तर होगा वो उस पर किसी भी तरह की सिकुड़न या कोई फोल्ड ना हो, कोई रिंकलिंग उस पर ना हो, ताकि उसके घाव में बढ़ने के चांसेस न बने। फिर जो दूसरा उपाय बताया गया है कि बिस्तर पर रोगी की पोजीशन बार बार बदलनी चाहिए। इससे लाभ क्या होता है कि यदि एक ही पोजीशन में व्यक्ति लंबे समय तक लेटा हो, पड़ा हो, तो वहां पर प्रेशर का जो टाइम है वो बढ़ जाता है, तो वहां पर ब्लड की सप्लाई काफी पुअर हो जाती है या बंद हो जाती है। जब ब्लड की सप्लाई बंद हो जाएगी तो वहां पर उसके साथ जो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन ब्लड लेके जाता है, पहुंचाता है, वो भी बंद हो जाएगा या उसमें कमी हो जाएगी। परिणाम क्या होगा, वहां के सेल टिश्यूज न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन के अभाव में डैमेज होना शुरू हो जाएंगे और उनकी डेथ हो जाएगी। रिजल्ट क्या होगा, बेड सोर हो जाएगा। तो हमें व्यक्ति को बार बार पोजीशन कम अंतराल पर करते रहना चाहिए, कभी दाएं करवट, कभी बाएं करवट, कभी फाउलर पोजीशन में, जैसे भी रोगी को आराम मिल सके और बेड सोर का जो प्रेशर बनता है उसको कम किया जा सके। इसलिए हमें ऐसे पीड़ित व्यक्ति को बार बार उसके पोजीशन में परिवर्तन करते रहना चाहिए और टाइम का इंटरवल भी कम होना चाहिए। और क्या करना चाहिए, रोगी की पर्सनल हाइजीन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यानी रोगी के जो पर्सनल हाइजीन है, व्यक्तिगत जो साफ सफाई होनी चाहिए, जो नियम उसमें बताए गए हैं पर्सनल हाइजीन के, उस पर हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो इसको अपना करके हम बेड सोर से काफी हद तक सुरक्षित हो सकते हैं और दूसरे को भी सुरक्षित बना सकते हैं। अगला पॉइंट है, जो पॉइंट नंबर 4 में बताया गया कि ऐसे रोगी जिनमें बेड सोर होने की संभावना अधिक हो, उन्हें विशेष केयर की आवश्यकता होनी चाहिए। ऐसा इसके पिछले एपिसोड में आपको रिस्क फैक्टर्स के बारे में बताया गया है कि कैसे व्यक्तियों में या किन किन कंडीशंस में बेड सोर होने की संभावना बढ़ जाती है और उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में हमें व्यक्ति को नहीं डालना चाहिए, इससे उसे दूर रखना चाहिए। और अगला पॉइंट बताया गया कि प्रेशर पॉइंट की अतिरिक्त देखभाल करना चाहिए। यानी जब वो बेड पर लेटता हो तो बॉडी का जो पार्ट बेड के डायरेक्ट टच में हो
वहीं पर प्रेशर पॉइंट बनता है। तो हमें ऐसे पॉइंट की देखभाल हमेशा करते रहना चाहिए और उससे बचने के जो भी आप उपाय कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। अगला पॉइंट बताया गया कि चिकित्सक के परामर्श के अनुसार स्किन पर दवाओं का प्रयोग करें, यानी अपने मन से कोई ऑइंटमेंट, कोई लिनीमेंट या किसी भी तरह का पाउडर या कोई ऐसा पदार्थ यूज न करें जिस पर डॉक्टर के तरफ से मनाही की गई हो, उसको मना किया गया हो या उसके अनुसार वो उसके गाइडलाइन में न हो, उसके प्रेस्क्रिप्शन में न हो। जो भी दवा उस पर आप स्किन एक्सटर्नल के रूप में यूज करते हैं तो बिना डॉक्टर के परामर्श के अनुसार अपने मन से किसी भी दूसरी दवा का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। अगला पॉइंट बताया गया कि मल मूत्र का त्याग बिस्तर पर करने वाले रोगी को डायपर का प्रयोग कराएं और आवश्यकता अनुसार उसको चेंज भी करते रहें। यानी वह व्यक्ति जो ऐसा इस कंडीशन में है कि वो बिस्तर से उठ करके टॉयलेट नहीं जा पा रहा है, वॉशरूम नहीं जा पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए सबसे अच्छी उपाय यह है कि उसे डायपर का यूज कराया जाए और वो गीला होने पर ध्यान देना चाहिए, उसको तुरंत बदल देना चाहिए, नहीं तो उसकी नमी की वजह से भी बेड सोर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला पॉइंट बताया गया कि प्रेशर पॉइंट पर दबाव कम करने के लिए एयर कुशन, तकिया, हवा के गद्दे या पानी के गद्दे का भी प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि ये गद्देदार चीजें हैं तो इनके यूज करने से जो प्रेशर पॉइंट बनता है, यानी बॉडी के उस पार्ट और बेड के डायरेक्ट टच में जो प्रेशर बनता है, उसके बीच में यदि आप हवा की तकिया, गद्दा या पानी का गद्दा या तकिया या एयर कुशन रखते हैं, हवा वाली तकिया रखते हैं, तो प्रेशर कम करने में आपको या प्रेशर को बिल्कुल खत्म करने में आपको इससे मदद मिलती है। तो ये जो डिवाइसेस बताई गई हैं इनका यूज हमें करना चाहिए ताकि प्रेशर पॉइंट पर जो दबाव बनता है उसको काफी हद तक कम किया जा सके या बिल्कुल दूर किया जा सके। अगला पॉइंट बताया गया कि हड्डियों के उभार वाले भाग पर मालिश करने से बचना चाहिए। हड्डियों के उभार यानी शरीर के अंदर जो ऐसी हड्डियां भी कुछ हैं जिनमें कहीं कहीं प्रोजेक्शन होता है, उभरा हुआ पार्ट होता है, तो वो बेड के डायरेक्ट टच में आने पर उस पर प्रेशर काफी बनता है। तो इस तरह के जो पॉइंट्स हैं या बॉडी पार्ट हैं उन पर हमें मालिश जैसा कोई काम नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। अगला पॉइंट बताया गया कि रोगी के नाखून छोटे रखने चाहिए, अन्यथा स्किन पर स्क्रैच हो सकता है। रोगी के पेशेंट को जैसा कि पर्सनल हाइजीन के लिए ऊपर सलाह दी गई है, जिसमें एक ये भी आता है कि पीड़ित व्यक्ति के नाखून को हमेशा छोटा रखना चाहिए, अन्यथा कहीं भी वो खुजली होने पर अगर खुजलाता है तो स्किन पर स्क्रैच हो सकते हैं और स्किन पर स्क्रैच होना या इंजरी होना भी बेड सोर होने का एक चांस बन जाता है, उसका अवसर बढ़ जाता है। तो इस तरह से हमें पेशेंट के नाखून को हमेशा केयर करने की जरूरत है, नाखून हमेशा छोटा रखना चाहिए। अगला पॉइंट, पीठ की देखभाल पर विशेष ध्यान देना चाहिए, पीठ का मसाज भी करना चाहिए, पीठ को ड्राई रखने के लिए पाउडर का प्रयोग करना चाहिए। यानी आमतौर से लोग पीठ के बल लेटते हैं तो पीठ पर प्रेशर ज्यादा बनता है क्योंकि ये डायरेक्ट बेड के टच में आने वाला शरीर का भाग है, तो पीठ पर बेड सोर न हो इससे बचने के लिए हमें कुछ खास काम करना चाहिए, जैसे पीठ को समय समय पर उसका मसाज करते रहना चाहिए। और चूंकि वो बेड के टच में होने वाला पार्ट है तो वहां पर पसीना वगैरह भी ज्यादा होने के अवसर बनते हैं, चांसेस होते हैं, और जब पसीना होगा तो उससे नमी बढ़ेगी और जब नमी बढ़ेगी तो बेड सोर हो सकता है क्योंकि एक रिस्क फैक्टर है बेड सोर होने का। तो उसको ड्राई करने के लिए हमें पीठ पर किसी पाउडर वगैरह का प्रयोग करना चाहिए ताकि
पीठ पर कहीं भी नमी न रहे पसीने की वजह से। और अगला पॉइंट बताया गया कि लेटरल पोजीशन में लेटे रहने वाले रोगी के ट्रोकेंटर को बिस्तर के संपर्क में आने से बचाना चाहिए। ये ट्रोकेंटर क्या है? जैसे फीमर बोन है, यानी जब भी व्यक्ति लेटता है बिस्तर पर तो कमर वाला पोर्शन, हिप वाला पोर्शन तो बेड के डायरेक्ट टच में आता ही है। फीमर का जहां हेड होता है, अपर एंड होता है, वहां पर दो बड़े बड़े उभरे हुए भाग होते हैं जिनको हम ट्रोकेंटर कहते हैं। तो इसको हमें बिस्तर के संपर्क में आने से बचाना चाहिए। यानी यहाँ पर हमें किसी ऐसे डिवाइस का, जैसे हवा के गद्दे हैं या पानी के गद्दे हैं या तकिया है या एयर भरी हुई तकिया है, तो इस तरह का कोई ना कोई डिवाइस हमें यूज करना चाहिए, क्योंकि उभरा हुआ भाग जब बेड के डायरेक्ट टच में जाएगा तो वहां पर प्रेशर ज्यादा बनेगा। जब प्रेशर ज्यादा बनेगा तो बेड सोर होने का चांस बनता है। तो इससे बचने के लिए हमें इन उपाय पर ध्यान देने की जरूरत है। अगला पॉइंट बताया गया कि रोगी को न्यूट्रिशनल एवं वेल बैलेंस्ड डाइट देते रहना चाहिए, और चिकित्सक के परामर्श के अनुसार अगर वो अनुमति देता है तो उसे रिच प्रोटीन भी दे सकते हैं। इससे देने से उसका जो मिनरल का लेवल्स है, न्यूट्रिशंस का जो लेवल है वो मेंटेन रहेगा, तो उसके हीलिंग में इजीनेस होगा और उसमें प्रोग्रेस दिखेगा। अगला पॉइंट बताया गया कि रोगी और उसके परिजनों को बेड सोर के कारण प्रारंभिक लक्षण एवं रोकथाम के उपायों के बारे में पर्याप्त जानकारी देनी चाहिए एवं उसे अपनाने के लिए उसे प्रेरित भी करते रहना चाहिए। जिस रोगी की जो रोगी या जो व्यक्ति बेड पर पड़ा हुआ है, तो जो उसके सेवा करने वाले लोग हैं, उसके जो कांटेक्ट में रहने वाले, देखभाल करने वाले लोग हैं या उसके परिवार के लोग हैं, उनको और खुद रोगी को भी बेड सोर के प्रारंभिक लक्षण और उससे रोकथाम के उपायों के बारे में डिटेल में बता देना चाहिए, ताकि कोई अगर वहां हेल्थ वर्कर नहीं भी है तो परिवार के लोग उन उपायों को अपना करके और उस पड़े हुए व्यक्ति को बेड सोर से बचाने में उसकी मदद कर सकते हैं। या फिर पेशेंट के अंदर भी इतनी अवेयरनेस पैदा कर देनी चाहिए कि वो अपने बेड सोर से बचने के लिए स्वयं भी जो कर सकता है वो करे। अगला पॉइंट बताया गया कि रोगी की पोजीशन बदलते समय या एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करते समय उसके स्किन को फ्रिक्शन से बचाने को ध्यान में रखना चाहिए। जब आप रोगी को की करवट बदलते हैं या उसकी पोजीशन बदलते हैं या उठाते हैं, बैठाते हैं, जो भी करते हैं, या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक बेड से दूसरे बेड पर जब उसको आप ट्रांसफर करते हैं, तो इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि इस क्रिया में कहीं उसके स्किन पर कोई फ्रिक्शन न हो, कोई घर्षण न हो, कोई खरोच न आए, नहीं तो बेड सोर होने का चांस बढ़ जाता है। अगला फैक्टर और लास्ट फैक्टर बताया गया कि यदि रोगी को अधिक पसीना आ रहा हो तो आवश्यकता अनुसार उसके कपड़ों को चेंज कर देना चाहिए या उसके शरीर को हमेशा पोंछते रहना चाहिए, क्योंकि पसीने की नमी से बेड सोर होने की संभावना बढ़ जाती है। हाँ, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको सामान्य से अधिक पसीना होते देखा जाता है। तो अगर व्यक्ति का नेचर ऐसा है, स्वभाव ऐसा है, या उसकी शारीरिक बनावट ऐसी है कि उसके सामान्य से ज्यादा उसके बॉडी में पसीना हो रहा है, तो ये पसीना उसके लिए कहीं न कहीं बेड सोर का कारण बन सकता है। क्यों बन सकता है? क्योंकि पसीना से जो स्किन है उसमें नमी पैदा होगी और ये नमी उसके बेड सोर होने के चांसेस को बढ़ा देती है। तो हमें ध्यान देना चाहिए, या बेड के या रोगी के जो परिवारी जन हैं या उसके जो अटेंडेंट हैं, जो उसकी देखभाल करते हैं, उनको इस बात की अवेयरनेस होनी चाहिए, या रोगी को स्वयं भी इस बात की जानकारी करा देनी चाहिए कि यदि आपको पसीना ज्यादा होता है तो बगल में आप कोई ऐसा कपड़ा रखे, टॉवल रखे जो सॉफ्ट हो, मुलायम हो, जिससे पसीना पहुंचने के समय कोई खरोच ना हो, कोई फ्रिक्शन ना हो, कोई स्क्रैचिंग ना हो। तो इस तरह से पसीने को समय से या बार बार पोंछ देना चाहिए,
ताकि स्किन हमेशा ड्राई रहे। अगर पसीना को न पोंछा गया या उसके भीगे हुए पसीने से भीगे हुए कपड़ों को चेंज न किया गया तो उसकी स्किन पर मॉइस्चराइजर की कंडीशन बनती है, नमी रहती है, और ये नमी उसके लिए कितना घातक हो सकती है, अर्थात बेड सोर होने का चांस वो बढ़ा सकती है। तो इस तरह की नमी को स्किन से हमेशा दूर करने का प्रयास करना चाहिए, ड्राई करना चाहिए। हो सकता है तो पाउडर वगैरह का भी यूज करना चाहिए। तो ये जो उपाय बताए गए हैं, अगर इनको हम ध्यान में रखें तो बेड सोर से हम अपने को बचा सकते हैं, दूसरे को भी बचने में सहायता कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। तो ये रहा आज का एपिसोड। इसमें रोकथाम के उपाय बताए गए। इन उपाय को अपना करके बेड सोर से या बिस्तरी घाव से बचा जा सकता है। आइए इसको एक बार हम सरसरी तौर पर फिर रिवाइज कर लेते हैं, ताकि ये सारे बिंदु हमारे दिमाग में पड़े रहें और आवश्यकता पड़ने पर इनका हम यूज कर सकें, इसका लाभ ले सकें। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, रोगी का बिस्तर बहुत ही नीट एंड क्लीन, साफ स्वच्छ रखना चाहिए, और जिस बिस्तर पर रोगी लेटता है, पड़ा रहता है, उस बिस्तर पर किसी तरह का रिंकल्स नहीं होना चाहिए, फोल्ड नहीं होना चाहिए, सिकुड़न नहीं होना चाहिए। और इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, बिस्तर पर रोगी की पोजीशन को बार बार हमें बदलते रहना चाहिए। यानी कभी दाएं करवट, कभी बाएं करवट, कभी फाउलर पोजीशन में, या जैसे भी रोगी को आराम मिल सकता हो, कोई दिक्कत ना हो, तो उसकी पोजीशन को हमें बदलते रहना चाहिए। इससे जो प्रेशर बनता है तो प्रेशर बनने का चांस खत्म हो जाता है, क्योंकि प्रेशर का जो ड्यूरेशन है पोजीशन बदलने से वो कम हो जाता है। तो व्यक्ति को लाभ मिलता है और बेड सोर से बचाने में हमें मदद मिलती है। और क्या करना चाहिए, रोगी के पर्सनल हाइजीन पर हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। यानी उसे समय से स्नान ध्यान की व्यवस्था करनी चाहिए, उसको स्किन को ड्राई रखना चाहिए, और उसकी उंगलियों में यदि नमी है तो उसको अलग से कपड़ा लेकर के पोंछ देना चाहिए, उसके नाखून को साफ रखना चाहिए, बालों को समय से उसकी देखभाल करनी चाहिए। तो ये तमाम जो पर्सनल हाइजीन के उपाय बताए गए हैं, इन पर हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। इनको अपना करके हम बेड सोर से काफी हद तक सुरक्षित हो सकते हैं। अगला पॉइंट बताया गया कि ऐसे रोगी जिनमें बेड सोर होने की संभावना अधिक हो, उन्हें केयर की आवश्यकता, विशेष केयर की आवश्यकता होनी चाहिए। यानी कुछ ऐसे कारण हैं जिनके वजह से व्यक्ति बेड सोर के दायरे में अधिक आ सकता है, तो उन पर हमें विशेष ध्यान रखने की जरूरत है ताकि बेड सोर से बचा जा सके। अगला पॉइंट बताया गया कि प्रेशर पॉइंट की अतिरिक्त देखभाल करनी चाहिए। यानी बेड पर हमारे शरीर का वह भाग जो डायरेक्ट बेड के टच में आता है, वहां पर प्रेशर बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरह के पॉइंट को हमें मार्क करना होगा कि ये लेटने से कौन कौन सा वो बॉडी का पार्ट है, हिस्सा है, भाग है जो डायरेक्ट बेड के टच में आ रहा है। तो इससे हमें बचाने के लिए जो उपाय हम कर सकते हैं वो करना चाहिए। फिर चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ही स्किन पर जो एक्सटर्नल दवाओं का हम यूज करते हैं, एक्सटर्नल एप्लीकेशन करते हैं, तो इनको हमें अपने मन से या किसी परिजन के इच्छा के अनुसार यूज नहीं करना चाहिए, बल्कि चिकित्सक के गाइडलाइन के अनुसार, उसके प्रेस्क्रिप्शन के अनुसार, उसके राय मशवरे के बाद ही जिस दवा को प्रेस्क्राइब करे उसी दवा का एक्सटर्नल यूज हमें करना चाहिए। अपने मन से किसी भी दवा का प्रयोग करने से हमें बचना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो मल मूत्र का त्याग बिस्तर पर ही करता हो और बार बार करता हो, तो ऐसे रोगी को हमें डायपर का यूज बताना चाहिए और इसका यूज कराना चाहिए। आवश्यकता अनुसार यदि वो गीला हो जाता है तो उसे तुरंत चेंज भी कर देना चाहिए, ताकि उसके स्किन पर कहीं भी नमी का कोई लक्षण न मिले, क्योंकि नमी रहने से बेड सोर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रेशर पॉइंट पर दबाव कम करने के लिए हमें कुछ डिवाइसेस मालूम हैं या उपलब्ध हैं, जिनका यूज हमें धैर्य से करना चाहिए। जैसे
तकिया, एयर वाली जो तकिया होती है, या साधारण तकिया, या हवा के गद्दे या पानी के गद्दे का प्रयोग करना चाहिए। यानी बॉडी और बेड के बीच में उनका यूज करने से ये प्रेशर पॉइंट पर जो दबाव होता है या तो बिल्कुल खत्म हो जाता है या बिल्कुल कम हो जाता है, जिससे बेड सोर होने के चांसेस काफी हद तक खत्म हो जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। हड्डियों के ऐसे उभार वाले पार्ट, जैसे आपने एंकल जॉइंट में देखिए, ये जो मैलियोलस है, लेटरल मैलियोलस, मीडियल मैलियोलस, फिर ये एल्बो जॉइंट्स में है, फिर शोल्डर में है, तो ये तमाम जो उभरे हुए पार्ट होते हैं हड्डियों के, उन पर हमें किसी भी तरह की मालिश से बचना चाहिए। अगला पॉइंट बताया गया, रोगी के नाखून हमेशा ध्यान देने योग्य बात है कि इसको हमेशा छोटा छोटा रखना चाहिए, क्योंकि शरीर पर इचिंग होना ये बहुत ही कॉमन बात है, और थोड़ा बहुत इचिंग होती है या मक्खियां भी बैठती हैं तो आदमी का हाथ चला जाता है, थोड़ा खुजली करता है, तो इसको करने से उसके स्किन पर स्क्रैच हो सकता है, और इस स्क्रैच जो है बेड सोर को बढ़ाने का काम या बेड सोर होने का चांस बना देता है। तो हमें उसके नाखून को हमेशा ध्यान देने की जरूरत है, छोटे रखने की जरूरत है, ताकि स्किन पर होने वाले स्क्रैच से बचा जा सके। अगला पॉइंट बताया गया कि पीठ का देखभाल विशेष रूप से करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? जैसा कि आप जानते हैं कि जब व्यक्ति बेड पर लेटता है तो प्रायः वह पीठ के बल ही लेटता है, तो पीठ का जो पूरा पोर्शन है वो बेड के डायरेक्ट टच में आता है, तो वहां पर प्रेशर बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और क्योंकि जब बेड पर उसकी पीठ जो है बेड पर पड़ती है तो वहां एयर का वेंटिलेशन भी खत्म हो जाता है, तो एयर नहीं पहुंच पाती है, इसलिए वहां पर पसीना होता है, और ये पसीना जो है पीठ के वाले पोर्शन को मॉइस्चर्ड कर देता है, वहां नमी पैदा कर देता है, और ये नमी जो है बेड सोर को बढ़ाने का एक बहुत ही उचित माध्यम है। ये तुरंत बेड सोर होने के चांसेस बढ़ा देता है। इसलिए हमें पीठ की साइड का विशेष ध्यान रखना चाहिए, पीठ को हमेशा ड्राई रखना चाहिए, यदि जरूरत हो तो उसकी मसाज भी करें, और किसी पाउडर का भी प्रयोग कर सकते हैं ताकि उसकी पीठ ड्राई रहे, वहां किसी भी तरह की नमी न हो, जिससे बेड सोर से बचा जा सके। अगला पॉइंट में बताया गया कि लेटरल पोजीशन में लेटे रहने वाले रोगी के ट्रोकेंटर के को बिस्तर के संपर्क में आने से बचाना चाहिए। ये जो उभरा हुआ बोन का पार्ट है ये डायरेक्ट बेड के टच में जाता है, तो यहाँ पर प्रेशर काफी हद तक बढ़ जाता है, और जब ये बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वहां पर ब्लड का सर्कुलेशन बाधित होगा, और वहां के जो सेल टिश्यूज हैं वो ब्लड के अभाव में, सप्लाई में कमी के कारण और डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, और जब डैमेज होंगे तो फिर वहां पर घाव बनेगी और बेड सोर को होने में चांस बढ़ जाएंगे। अगला पॉइंट बताया गया कि रोगी को न्यूट्रिशनल एवं वेल बैलेंस्ड डाइट ही देनी चाहिए। यदि चिकित्सक अनुमति देता है उसके अनुसार उससे राय लेकर के व्यक्ति को आप रिच प्रोटीन भी उसके डाइट में दे सकते हैं, ताकि उसका जो बॉडी का ये न्यूट्रिशनल जो लेवल है वो हमेशा मेंटेन रहे। और यदि बॉडी का न्यूट्रिशनल और ये मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स ये यदि बैलेंस स्थिति में रहते हैं तो किसी भी उंड को भरने में, किसी भी घाव को भरने में मदद मिलती है, उसकी हीलिंग तेजी से होने लगती है, वहां पर सर्कुलेशन बढ़ जाता है। तो इस तरह का उपाय हमें करना चाहिए कि रोगी को हमेशा वेल बैलेंस्ड डाइट ही देनी चाहिए। अगले पॉइंट में बताया गया कि रोगी एवं उसके परिजनों को बेड सोर होने का कारण, उसके लक्षण और उससे बचने के उपाय के बारे में रोगी को भी और रोगी के जो अटेंडेंट हैं, जो उसकी देखभाल करने वाले लोग हैं, उसके परिवार के लोग हैं, उनको इसके बारे में इतनी जागरूकता बढ़ानी चाहिए कि वो इसके विशेषज्ञ हो जाएं और वो बेड सोर से बचने के तमाम उपायों को अपना करके और इसके कारण लक्षणों को जान करके बेड सोर से बचने का उपाय स्वयं अपना सकें। अगला पॉइंट है कि रोगी की पोजीशन
बदलते समय या एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रोगी के स्किन पर कहीं फ्रिक्शन न हो, कोई स्क्रैचिंग न हो, अन्यथा बेड सोर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगले पॉइंट एवं लास्ट पॉइंट में बताया गया कि यदि रोगी को अधिक पसीना आ रहा हो तो हमें उसके पसीने से होने वाली दिक्कतों से बचने के लिए उसके कपड़ों को हमेशा चेंज करना चाहिए, क्योंकि कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसमें सामान्य से अधिक पसीने होते हैं और इतना पसीना होता है कि उसके कपड़े तक भीग जाते हैं। जब भीग जाते हैं तो कपड़ों में नमी हो जाती है, उसके शरीर पर भी नमी हो जाती है और ये नमी जो है बेड सोर को बढ़ाने का एक माध्यम है, बेड सोर होने का एक रिस्क फैक्टर है। तो ऐसे व्यक्ति पर हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत होनी चाहिए। उसके कपड़ों को हमें चेंज करना चाहिए और उसके शरीर पर आए हुए पसीने को किसी सॉफ्ट कपड़े से हमेशा पोंछते रहना चाहिए, सुखाते रहना चाहिए, क्योंकि ये जो पसीने की नमी है ये बेड सोर होने के चांसेस को बढ़ा देती है, अवसर को बढ़ा देती है, संभावना को बढ़ा देती है। तो ये रहा बेड सोर से बचने के रोकथाम के उपाय आज की वीडियो में। हम अगली वीडियो में, जैसा कि यहाँ पर मैंने हिंट दे दिया है कि इससे जो नर्सिंग मैनेजमेंट हमें करनी चाहिए, उसके तहत जो क्या हम करते हैं, क्या करना चाहिए, तो इसको हम अगले एपिसोड में लेकर के आएंगे और इसके बारे में आपसे बृहद चर्चा करना चाहेंगे।